अब हम बात करेंगे मुंगेर विधानसभा सीट की। मुंगेर में भी दिलचस्प संग्राम देखने को मिल रहा है और मुंगेर में सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि प्रणव यादव जो वहां के सिटिंग विधायक थे, बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। उसके बाद वहां का मुकाबला और दिलचस्प हो गया है मुंगेर में। ऐसे में कोई तीसरा कोण बना पाने में महागठबंधन और एनडीए के बीच जो मुकाबला है, जो तीसरा कोण बनाने वाले लोग किसे नफा नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये सबसे अहम हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, मुंगेर के संग्राम को किस तरह से देख रहे हैं और क्या लग रहा है अब तक कौन भारी पड़ता नजर आ रहा है, और जो वोटों का समीकरण है उसमें क्या कोई तीसरी ताकत असरदार दिखाई दे रही है वहां? जी हाँ, बिल्कुल तीसरी ताकत असरदार दिख रही है और वो ताकत यहाँ पर एआईएमआईएम है। यहाँ से एआईएमआईएम ने पूर्व मंत्री मुनाजिर हसन को चुनावी मैदान में उतारा है। मुनाजिर हुसैन 4 बार मुंगेर विधानसभा से चुनाव जीत चुके हैं और इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने उनको अपनी पार्टी पतंग के निशान पर चुनावी मैदान में उतार दिया है। मुनाजिर हसन मुंगेर में पतंग उड़ाना चाहते हैं और चूंकि देखिए मुनाजिर हसन एक एआईएमआईएम का अपना वोट तो है, एक मुनाजिर हुसैन का भी जो है वो अपना वोट है, तो मुनाजिर हसन चाहेंगे कि वो वोट भी अगर आ जाए तो वो मुख्य मुकाबले में भी आ सकते हैं। तो एक फाइट यहाँ पर पहले तो ट्रायंगुलर दिख रही है। चूंकि बीजेपी ने अपना यहाँ से प्रत्याशी बदला, जो सिटिंग एमएलए थे प्रणव कुमार यादव, उनका टिकट जो है उन्होंने काट दिया और उनकी जगह पर कुमार प्रणय को टिकट दिया है। यहाँ पर वैश्य वर्ग से आते हैं कुमार प्रणय और उनके सामने यहाँ पर अविनाश कुमार विद्यार्थी हैं, आरजेडी के प्रत्याशी। मुकेश यादव भी उनको लोग कहते हैं, पिछली बार भी जो है वो यहाँ से प्रत्याशी थे। अब कुमार प्रणय कौन है अगर ये जानना हो तो देखिए, कुमार प्रणय संगठन के पुराने कार्यकर्ता हैं, 1984 से संगठन से जुड़े हुए थे और इनका जो स्वभाव है वो बहुत सरल है। इन्होंने ये भी कहा कि जब टीवी पर मेरा नाम चला तब मुझे पता चला कि मुझे उम्मीदवार बना दिया गया है। तो ये एक बात है और इनका सहज सरल स्वभाव इनको जो है लोगों के बीच लोकप्रिय बनाता है। हालांकि अगर आप देखिएगा तो ये जो हैं यहाँ पर कई महत्वपूर्ण पदों पर इन्होंने प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक पार्टी में काम किया है। तारापुर पंचायत के मुखिया रह चुके हैं और एक बात इसी वजह से लगती है कि उनको लोग कहता है कि ये तारापुर से आए हैं। लेकिन एक बात और भी है कि देखिए, सम्राट चौधरी के करीबी इनको माना जाता है और इस बार टिकट देने में जो है बीजेपी ने इस क्षेत्र में एक बात का ध्यान रखा है। अगर सम्राट चौधरी जो है तारापुर से लड़ रहे हैं कुशवाहा, तो वहां उनका मुकाबला आरजेडी के वैश्य कैंडिडेट से है। तो यहाँ पर मुंगेर में बीजेपी ने वैश्य कैंडिडेट दे दिया है, तो उससे जो उसको नलिफाई करने की कोशिश की गई है कि वैश्य बहुत आक्रामक होकर जो है तारापुर में वोटिंग न करे। इसी तरह से आप देखिएगा कि जमालपुर में भी जो है नचिकेता मंडल को टिकट दिया गया है, धानुक जाति से आते हैं। और जब आप मुंगेर में देखिएगा तो आपको दिखेगा कि यहाँ मंडल वोटर्स की संख्या भी लगभग 11% के आसपास है। तो एक कैलकुलेटिव वे में इन 3 विधानसभा को लेकर बीजेपी ने अपनी चालें चली हैं, अपनी भूमिका और प्लानिंग जो है वो तैयार की है। आरजेडी की कोशिश भी इसी तरह की है। अगर वहाँ वैश्य हैं तारापुर में तो यहाँ उन्होंने यादव कैंडिडेट जो है वो दिया है और जमालपुर की सीट जो है इंडियन इंक्लूसिव पार्टी को दे दिया गया है और वहाँ से नरेंद्र बिंद जो हैं वो आपको प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो इन 3 विधानसभा को संयुक्त रूप से लेते हुए प्लानिंग बनाई गई है। तो हम मुंगेर पर ही रहते हैं। देखिए, अगर हम मुंगेर की बात करें तो पिछली बार यहाँ कड़ा मुकाबला हुआ था। जो बीजेपी के प्रणव कुमार यादव थे वो सिर्फ 1244 वोटों से चुनाव जीते थे। मुकेश यादव यानी कि अविनाश कुमार विद्यार्थी ने कड़ा मुकाबला यहाँ पर दिया था। आमने सामने की लड़ाई हुई थी। एक को 45.7% वोट मिले थे तो एक को 45%, तो 0.7% के अंतर से हार जीत हुई थी।
लेकिन 2025 में ऐसी स्थिति नहीं है कि आमने सामने का मुकाबला होगा। देखिए यहां पर मुनाजिर हसन जो AIMIM के प्रत्याशी हैं, और चूंकि वो कद्दावर नेता रहे हैं, बिहार के पूर्व मंत्री हैं, तो उनकी भी अपनी एक पैठ है। असदुद्दीन ओवैसी उनके लिए सभा करने मुंगेर गए और मुंगेर में उन्होंने जो है वो तार छेड़ा जिसे महागठबंधन सुनना नहीं चाहता। उन्होंने वो मुद्दा उठा दिया कि 3% वाला डिप्टी CM बन गया, 14% वाला CM बन गया, 17% वाले के साथ क्यों कुछ नहीं। तो ये सवाल उन्होंने वहां पर उठाया। उन्होंने NDA को भी घेरा कि NDA के लोग जो हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया, कहा कि एक राजगीर के लिए सोचते हैं, नीतीश कुमार की तरफ इशारा किया उन्होंने, एक अहमदाबाद के लिए सोचते हैं, बीजेपी की तरफ जो है उन्होंने इशारा किया। तो NDA को भी वो छोड़ नहीं रहे हैं, और तो इस तरह से वो दोनों पर हमलावर दिख रहे हैं और इस तरह से वो जो उनकी कंस्टिट्यूएंसी है उसको एड्रेस करते हुए वो दिखते हैं। अब मुंगेर में बाकी नेताओं की भी सभा लग रही है और आगे भी लगेगी, क्या कुछ होता है ये देखना होगा। अब मुकेश यादव के लिए परेशानी ये है कि अगर मुनाजिर हसन, चूंकि आरजेडी यहां MY समीकरण पर बहुत आश्रित है, क्योंकि आप यहां देखिएगा कि मुस्लिम 13% हैं और जो यादव वोटर्स हैं वो 15 से 16% हैं, तो MY 28 से 29% है। आरजेडी की जीत के लिए यह जरूरी है कि MY इंटैक्ट रहे, लेकिन मुनाजिर हसन के इरादे ऐसे हैं कि वो M में से बड़ा हिस्सा निकालने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं और वो कहते हैं कि अगली कोई भी सरकार बिहार में बनेगी वो बिना AIMIM के बनेगी ही नहीं। ये बातें भी मुनाजिर हसन कहते हैं। तो अब उनका इरादा है कि जो बाकी यहाँ पर वोटर्स हैं, अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो जो अदर OBC EBC की बात आप करते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, 28-29% के आसपास है, वो उसकी तरफ भी देख रहे हैं। और चूंकि वो पास्ट में JDU से भी चुनाव लड़ चुके हैं, RJD से भी चुनाव लड़ चुके हैं, 4 बार के विधायक हैं, तो वो यादव वोटर्स की तरफ भी देख रहे हैं और JDU के कोर वोटर्स की तरफ भी देख रहे हैं कि वहां से भी उनको कुछ हिस्सा मिलेगा। तो उनका अपना गणित है और जिसमें असदुद्दीन ओवैसी जो है यहां पर पूरे जोर शोर से लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप जनसुराज ने यहां से संजय कुमार सिंह को उतार दिया है, वो जिप सदस्य हैं और संजय कुमार सिंह अपने स्कूल बैग में जितना वोट डालेंगे उतना ही नुकसान बीजेपी को होने जा रहा है। तो एक तरह से आप देखिए तो बीजेपी और आरजेडी के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो एक दूसरे की चुनौती नहीं है, उनके सामने जो चुनौती है वो ये है कि उनका जो जातीय समीकरण है, उनका जो कोर वोटर है, उसको वो कैसे अपने पास सुरक्षित रखें। जिसने अपने कोर वोटर्स ज्यादा सुरक्षित रख लिए, मुंगेर में उसकी जीत हो सकती है। तो इसीलिए मुंगेर का चुनाव जो है वो बहुत बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। अगर देखिए आप अगर बात कीजिए बीजेपी की तो उसका समीकरण क्या है, वो KKD मतलब कोयरी, कुर्मी, धानुक, इन तीनों के वोट अपने पास जोड़ना चाहते हैं, सामान्य जाति के वोट और वैश्य वोट। तो ये कितने हैं अगर आप देखिए तो सामान्य जाति से यहाँ पर राजपूत 4.5 से 5%, भूमियार 5 से 5.5%, ब्राह्मण 3.5 से 4.5%, तो सामान्य जाति के 13 से 15% वोटर हैं। कुशवाहा 2 से 2.5%, कुर्मी 5.5 से 6%, तो लवकुश के वोट 8 से 9% हैं। लेकिन जो नजर है वो जो धानुक वोटर्स हैं उन पर हैं, जिनका की मत प्रतिशत लगभग 11% के आसपास है और वैश्य भी यहां 10 से 11% है। आरजेडी क्या चाहता है, MY मतलब 28 से 29% और मल्लाह वोटर्स यहां पर 4 से 5% है। तो इसको चूंकि मुकेश सहनी को डिप्टी CM पद के लिए घोषित किया है महागठबंधन ने, तो उनकी उम्मीद है कि ये जो वोट हैं मल्लाह वोटर्स के वो उनकी तरफ शिफ्ट होंगे। तो ये
अपने खाते में आरजेडी करना जो है वो चाहेगा। और इसके अलावा जब आप देखते हैं, जब धानुक मल्ला को आप अदर ओबीसी ईबीसी से अलग अलग कर लेते हैं, तो फिर जो बाकी जातियां बच जाती हैं ओबीसी और ईबीसी, वो अभी भी 12 से 13% हैं और एससी वोटर्स यहां पर 9.63% हैं। तो ये 21-22% वोट है, वो किस खेमे में जाएगा, उससे मुंगेर में जो है चुनाव परिणाम डिसाइड होगा कि किसको कितने वोट मिलेंगे। तो यहां पर जो चीजें दिख रही हैं कि आमने सामने की लड़ाई जैसी चीज तो नहीं दिख रही है, लेकिन अगर आमने सामने की भी लड़ाई होती है तो बीजेपी की कोशिश होगी कि वो जनसुराज की तरफ अपने वोटों को ट्रांसफर होने से रोके, तो आरजेडी की कोशिश होगी कि वो एआईएमआईएम की तरफ अपने वोटों को ट्रांसफर होने से रोके। दूसरी तरफ जनसुराज और एआईएमआईएम के भी अपने इरादे हैं, खास करके अगर आप मजलिस की बात कीजिए और असदुद्दीन ओवैसी ने जैसे सभा की है, तो उनकी कोशिश है कि वो मुख्य मुकाबले में आए। तो अगर मुंगेर में इस बार आमने सामने की लड़ाई न होकर त्रिकोणीय मुकाबला हो और उसमें जनसुराज को जो वोट मिलते हैं उसका असर दिखे परिणाम पर, तो चौंकने की बात नहीं होगी। मुंगेर में एक क्लोज फाइट जो है वो दिखने जा रहा है। चलिए, तो मुंगेर में काफी नजदीकी मुकाबला इस बार हो रहा है और कौन बाजी मारेगा इस बात को लेकर कोई कयास नहीं लगाया जा सकता। तो अब इंतजार 14 नवंबर का होगा जब मुंगेर के संग्राम का नतीजा सामने आएगा।